मेरे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का यूपी टीजीटी के ज्ञानवीर बैच में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो आपने प्राइमरी बॉन्ड की बातें की थी, 4 तरीके के प्राइमरी बॉन्ड मैंने आपको बताए थे। एक आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट, तीसरा कोऑर्डिनेट और चौथा मेटालिक बॉन्ड। ये 4 तरीके के बॉन्ड आपको बताए गए थे। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया अगर दोबारा रिवाइज करें तो बॉन्ड को अगर हम देखें, इसकी बात हो रही है बॉन्ड की। केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, 15 सवाल कहीं नहीं जाने हैं, तो ये आप ध्यान देंगे। तो हमने यहाँ पर 2 तरीके के बॉन्ड के बारे में बात की थी। हमारे पास हो चुका था कौन सा बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्ड, मतलब प्राथमिक बंध जो बनेगा। और दूसरी बात हम आज करने वाले हैं जिसकी वो है सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और कैसे होता है, ये सारी बातें आप जान चुके हैं। 4 तरीके के बॉन्ड मैंने आपको प्राइमरी बॉन्ड में पढ़ाए हैं और आप अगर चाहें तो एक बार उनको चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कौन कौन से बताए थे। पहला नंबर आयनिक बॉन्ड, दूसरा नंबर कोवैलेंट, तीसरा नंबर कोऑर्डिनेट और चौथा नंबर मेटालिक बॉन्ड। तो हमारे पास पहले नंबर पे था आयनिक बॉन्ड, दूसरे नंबर पे था कोवैलेंट और तीसरे नंबर पे था कोऑर्डिनेट और चौथे नंबर की बात हमने की थी मेटालिक बॉन्ड। और मैंने कहा था कि ये सभी बॉन्ड कौन से नियम पे बेस्ड हैं, ऑक्टेट रूल पे बेस्ड हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। और अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट रूल मतलब अष्टक जो है वो पूरा नहीं हुआ तो वहां पर एडाप्टेशन आएगा। क्या आएगा, एडाप्टेशन। अगर किसी भी मॉलिक्यूल, चूंकि ये किस पर बेस्ड है तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, ये अष्टक के नियम पर आधारित है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले पसंद रहेंगे। तो अष्टक नियम पर ये आधारित है। और अष्टक का नियम क्या है, इसकी चर्चा आज के ही क्लास में होने वाली है। तो ये अष्टक नियम पर आधारित है। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल का अष्टक पूरा नहीं हुआ तो वहां पर क्या आएगा, एडाप्टेशन आएगा। उसको सरवाइव करवाने के लिए क्या आता है, अनुकूलन की व्यवस्था है। मतलब वो सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ समझौता करेगा। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि ऊंट अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए एकदम गंजा हो जाता है और भालू अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए एकदम घने बालों वाला हो जाता है। तो एडाप्टेशन आएंगे और एडाप्टेशन आने के बाद 3 तरीके के बॉन्ड और बनेंगे। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया था बैक बॉन्डिंग, दूसरे नंबर पे बताया था ब्रिज बॉन्डिंग और तीसरे नंबर पे बताया गया था बनाना बॉन्डिंग। ये तीनों कब बनेंगे, जब एडाप्टेशन आएगा। मतलब तीनों के क्या नहीं पूरे होंगे, अष्टक नहीं पूरे होंगे, तो ये तीनों बॉन्ड बनेंगे, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग। ये अपने आप में काफी एक क्लास वाले टॉपिक हैं जिनको डिस्कस करने में टाइम लग सकता है। और ये टीजीटी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। पीजीटी तो पहले जो सुपरफिशियल चीजें हैं जिनके बगैर आपका काम चलने वाला नहीं है वह की बात करते हैं। तो आपको अभी इतना ध्यान रखना है ताकि जब मैं दोबारा यहाँ पे आऊं कि बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, तो आपको ये ना लगे कि ये नया कहाँ से पैदा हो। ठीक है, तो एडाप्टेशन आएंगे और इस तरीके से ये कहानी होगी बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग की। हाँ, प्राइमरी बॉन्ड में जो एनर्जी निकलती है मैंने आपको ये बात बताई थी कि 200 से 400 किलो जूल पर मोल निकलती है। ये भी बात आपको ध्यान देनी है। और ये कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, मतलब इसमें ऊष्मा जो है वो बाहर की तरफ निकलती। अब आइए शुरुआत करते हैं आज के इस ओरिजिनल लेक्चर की। देखिए 5 दिन मतलब 30 तारीख तक ये क्लासेस YouTube पर ही सभी के लिए हैं। और इसके बाद जो पहले हमने अनाउंस किया था कि 100 लोगों के लिए बैच है, तो उनसे ये गुजारिश है या तो फिर सभी लोग ऑन टाइम पे जुड़ना शुरू करें या फिर कुछ ना कुछ तरीके हमको सोचने पड़ेंगे। चूंकि सारी चीजें जब आपके लिए है तो थोड़ा सा सहयोग
टाइम के साथ आपका भी चाहिए कि जिस टाइम पे क्लास लाइव हो उस टाइम पे आप मैक्सिमम लोग जुड़ पाएं क्लास के साथ। ये जिम्मेदारी अब आपकी है और आप क्लास को चलवाना चाहते हैं या फिर क्या हमको करना है, ये इसी आपके ही बेसिस पर डिसाइड होगा। तो ये कहानी हो गई। अब इसके बाद आज की जो कहानी है, थोड़ा सा आइडिया हम लोग लेते हैं कौन से बॉन्ड का, सेकेंडरी बॉन्ड का। और सेकेंडरी बॉन्ड का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है और इसमें जो एनर्जी निकलती है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल। क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो इनके द्वारा इसका निर्माण होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं। हिंदी में बोले तो स्थिर वैद्युत बल। क्या काम करता है? स्थिर वैद्युत बल यहाँ पर काम करता है। इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और सेकेंडरी बॉन्ड का फॉर्मेशन बिना प्राइमरी बॉन्ड के नहीं होता। मतलब जिस तरीके से आप प्राइमरी एजुकेशन लेने के बाद ही सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, सेम वैसा ही क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। अब ये जो सेकेंडरी बॉन्ड है ये कैसे बनते हैं, ये बात तो हो ही चुकी थी, तो ज्यादा डिटेल में वहां पर नहीं जाएंगे। पहला एपिसोड आप देखिए, आपको अच्छी तरीके से चीजें मिल जाएंगी। अब ये जो सेकेंडरी बॉन्ड है ये भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहले नंबर पे आता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग आएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हिंदी में बोले तो हाइड्रोजन बंध। अब ये जो हाइड्रोजन बंध आता है इसके लिए जो सबसे तगड़ी चीज है, वैसे अभी क्लासिफाई कर रहे हैं इसको। अब इसके बाद दूसरा जो आता है वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस आते हैं। कौन से फोर्सेस आते हैं? मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो हमारे पास आया क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई यहाँ पर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए जो हाइड्रोजन है उसको किससे कनेक्ट होना चाहिए? तो हाइड्रोजन को कनेक्ट होना चाहिए, हाइड्रोजन मस्ट कनेक्टेड। किसके साथ ये कनेक्ट हो? हाइड्रोजन मस्ट कनेक्टेड विथ फोन, FON। ठीक है, हाँ, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड उसी के साथ बनेगा जो फोन से लगा हुआ होगा। अगर फोन से नहीं लगा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड गड़बड़ होगा। ये ऐसा क्यों है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इनके साथ ही बनता है? इसका रीजन ये है, दीज थ्री आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब ये तीनों सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं किसकी? आवर्त सारणी के। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये बात आपको याद होनी चाहिए। और हाइड्रोजन किससे कनेक्ट होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन फोन से लगा हुआ होगा तो वहां पर कौन सी बॉन्डिंग आएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। ये बात आपको यहाँ तक की कहानी बिल्कुल समझ में आई या फिर नहीं आई? और इसमें अभी आप ये भी जानिए, वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप में एक क्लास है और ये भी दो तरीके का होता है। पहला नंबर इंटरमॉलिक्यूलर, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन ही लेंगे, वैसे सब लोग सुने होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हिंदी में बोले तो अंतर आणविक। कौन सा फोर्स होता है यहाँ पर? अंतर आणविक बल होता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब अंतरा अणुक बल, है ना। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो तरीके की होती है। कौन सा? एक हमारे पास होगा इंटरमॉलिक्यूलर, एक हमारे पास होगा इंट्रामॉलिक्यूलर। ये पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पढ़ाया जाएगा। अभी बस सिर्फ आपको बेसिकली क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, कितनी चीजें आपको पढ़ डालनी है। ये हो गई हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की पर्टिकुलर चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप बेसिकली आइडिया ये मानिए कि अगर हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्ट है? फोन के साथ कनेक्ट है, तो आप वहां पर क्या मानेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। अब उसके दो टाइप हो सकते हैं, कौन कौन से? इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। अब इधर की तरफ आता है मॉलिक्यूलर फोर्सेस में, एक हमारे पास आता है
वान डर वाल फोर्सेस और एक आता है नॉन वान डर वाल्स फोर्स और नॉन वान डर वाल फोर्सेस। ठीक है, ये दो तरीके हो गए। अब जो वान डर वाल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमेशा किस पर काम किया था? तो उन्होंने हमेशा काम किया था मॉलिक्यूल पे। किस पे काम किया था? मॉलिक्यूल पे। उन्होंने आयन पे काम नहीं किया था। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसमें दो कैटेगरी आई हमारे पास, वान डर वाल फोर्सेस और नॉन वान डर वाल फोर्स। ठीक है, तो अब ये जो वान डर वाल फोर्स है इसमें पहले नंबर पे आता है, अच्छा पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, आयन डाइपोल। देखिए वान डर वाल जो है उसने हमेशा मॉलिक्यूल पे काम किया है, तो आयन की बात उसमें नहीं होगी। तो ये जो नॉन वान डर वाल फोर्सेस हैं इसमें दो तरीके के हैं, एक आयन डाइपोल और एक आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल क्या होता है ये बात आप वैसे तो जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार चैट बॉक्स पे अगर आप छाप सकते हैं तो छापिएगा कि आयन इंड्यूस्ड डाइपोल और आयन डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? कोई भी ऐसी संरचना जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रहते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, ये एक हाइड्रोजन है और ये एक Cl है, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना करके रखा है, तो एक आयन डाइपोल और एक आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? यहाँ पर ये बात हुई कि अगर H और Cl इन दोनों ने बॉन्ड बना करके रखा है तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, तो इधर की तरफ क्या हो जाता है, डेल माइनस, इधर की तरफ डेल प्लस, मतलब दोनों के बीच में थोड़ी सी क्या हो जाती है, गैपिंग हो जाती है। मतलब एक पे पार्शियल पॉजिटिव एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया, मतलब ये डाइपोल बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला करके, तो इसको बोलते हैं हम क्या, डाइपोल। तो आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल ये दो हो गए हमारे पास नॉन वान डर वाल फोर्सेस में। वान डर वाल फोर्सेस में क्या होगा, तो वान डर वाल में तो डाइपोल डाइपोल क्या हो जाएगा, डाइपोल और डाइपोल। ठीक है, दूसरा नंबर मतलब द्विध्रुव और द्विध्रुव के बीच में जो बल लगेगा वो हो गया। फिर इसके बाद डाइपोल डाइपोल के बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जो नीचे देख रहे हैं आप, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये भी आप ध्यान रखेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और तीसरे नंबर पे हो गया लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या हो गया, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बहुत ही कमजोर बल होता है, आप इसको भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेकेंडरी बॉन्ड है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। एक हमारे पास होगी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो गई फोन की, तो वो हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा हो गया जो मॉलिक्यूल में फोर्स लग रहे हैं वो हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। दो तरीके का होगा, एक होगा इंटरमॉलिक्यूलर, एक होगा इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब अंतर आणविक बल और अंतरा आणविक बल। फिर इसके बाद जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो दो तरीके से लगते हैं, एक जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो अणुओं में काम करता है, मतलब वान डर वाल फोर्स, क्योंकि वान डर वाल साइंटिस्ट हमेशा मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो वान डर वाल फोर्सेस हो गए। और वान डर वाल फोर्सेस तीन टाइप के हो गए, डाइपोल डाइपोल के मध्य लगेगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के मध्य लगेगा, और इसके बाद लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तीन टाइप हो गए। फिर जो नॉन वान डर वाल नाम के साइंटिस्ट है ये मतलब जो नॉन वान डर वाल जो फोर्स है वो काम करती है आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के अंदर। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया हो गया आपके पास कि सिर्फ बॉन्ड को इतने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। अगर आप टोटली देखें तो जितनी चीजें आपको बता दी गई हैं। अब वैसे तो कई सारे बॉन्ड भी हो जाएंगे, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में भी अभी आप देखेंगे तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड। फिर इसके बाद एडाप्टेशन के नाम पे मैंने आपको 3 बॉन्ड बता ही रखे हैं। फिर इसके बाद 4 बॉन्ड मैंने आपको प्राइमरी बॉन्ड के टाइप बता ही रखे हैं, और यहाँ पर 5, 2, 7, 8 तरीके के ये भी बता दी। तो कुल इस तरीके से बॉन्ड है। लेकिन अब आपको एक बेसिक एकदम क्राइटेरिया हो गया कि आखिर में किस तरीके से चीजें क्लासिफाइड है और कहाँ पे आपको जाना है। ये आपको इस क्लास को देखने के बाद महसूस होगा, एकदम प्योर कंटेंट आपको मिल रहा है।
अगर आप इस फॉर्म पे रखते हैं तो किसी भी चीज को भूलेंगे नहीं। आपने उठाया प्राइमरी बॉन्ड, सारी चीजें आपने एक तरफ से पढ़ ली, फिर आपने उठाया सेकेंडरी बॉन्ड, आपने इसको भी देख लिया। अब देखिए ये सेकेंडरी बॉन्ड का क्राइटेरिया हो गया। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, प्राइमरी बॉन्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी केमिकल बॉन्ड में बहुत ज्यादा बात होने वाली है, उस बॉन्ड के पास चलते हैं और उसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। बताइएगा चैट बॉक्स में कि कोवैलेंट बॉन्ड किसके और किसके बीच बनता है, डायरेक्शनल होता है या फिर नॉन डायरेक्शनल होता है। आप छापिए चैट बॉक्स में और मैं इसको मिटाता हूं तब तक। आइए, तो बॉन्ड की बात हो रही है और अब आएगा सीन पे कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। एकदम अच्छी तरीके से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा और अगर आपने ऐसे पढ़ लिया चीजों को तो 100% आप भूलेंगे नहीं। किसकी बात करेंगे अब, कोवैलेंट बॉन्ड की। तो कोवैलेंट बॉन्ड मतलब हिंदी में बोले तो सहसंयोजी बंध नाम होगा इसका। क्या नाम है, हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध क्या होता है, उस दिन आपको ये सारी बात बताई गई थी कि जो अपने पास क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, मतलब सहसंयोजी बंध होगा, वो किसके और किसके बीच बनेगा। वैसे काफी सारे लोगों ने, तो अब बात हो रही है किसकी, कोवैलेंट बॉन्ड की। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है कि ये कब बनेगा, किसके किसके मध्य बनता है। तो मैंने आपको बताया था नॉन मेटल और नॉन मेटल किसके किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। मतलब अधातु और अधातु के बीच में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी होती है। बनता कैसे है, वाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा ये बनेगा। और अधातु अधातु के मध्य बनेगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। एक एक्सेप्शन भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको वो चीज याद है तो उसको जरूर चैट बॉक्स में मेंशन करें। किसके किसके बीच बना, अधातु और अधातु के बीच में। हाँ, तो मैंने आपको बताया था ये डायरेक्शनल होता है नेचर में। क्या होता है, डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब इसमें डायरेक्शन होती है, किधर से भी अटैक नहीं हो सकता। हाइड्रोजन सॉरी किसके तरीके से, आयनिक बॉन्ड की तरीके से। फिर इसके बाद तीसरी या चौथी जो चीज बताई थी मैंने आपको, हाँ, तो ये डायरेक्शनल हो गया नेचर में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। और डायरेक्शनल होगा नेचर में प्लस Hg प्लस और Hg प्लस के बीच में बनने वाला बॉन्ड जो कि धातु है, होना चाहिए धात्विक बंध, लेकिन ये बना लेता है Hg2 और 2 प्लस, मतलब मर्क्यूरस आयन का फॉर्मेशन कर देता है। तो मर्क्यूरस आयन बन जाता है ना। तो ये कौन सा बॉन्ड बन जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। ये क्या है, एक्सेप्शन भी है इसका। इतनी चीज आप पिछली क्लास में भी जान चुके हैं। अब आइए बात करते हैं ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये किस तरीके से बनता है। तो देखिए, जो लुईस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि भाई जब हमारे पास क्या थी, धातु या धातुएं थी, तो एक ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, आयनिक बॉन्ड बन गया। लेकिन जो अधातु और अधातु के बीच में बॉन्ड बनता है वो वाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी करते हैं इलेक्ट्रॉन। और क्यों साझेदारी करते हैं, इसका भी बहुत ही बढ़िया रीजन है। तो आइए देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब हुआ कि एटम जो है वो शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो एटम शेयर इलेक्ट्रॉन, एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है परमाणुओं के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने से इनका फायदा क्या होता है, अभी ये भी आपको दिखेगा। क्यों साझेदारी करते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव नोबेल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन। क्या चाहते हैं ये, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन को नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, चलिए मैं लैंग्वेज मेंटेन नहीं, फॉर अचीविंग नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो नोबेल गैसेज है, मतलब उत्कृष्ट गैसें, यानी शून्य समूह के जो तत्व हैं या फिर 18वें समूह के जो तत्व हैं, वो क्या करते हैं, वो
अक्रिय होते हैं, उनको अक्रिय समूह के तत्व कहा गया, मतलब वो क्रियाशील नहीं होते, ये बात बोली जाती है। तो ये उनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहते हैं, क्योंकि कोई भी इस यूनिवर्स में काम नहीं करना चाहता, सब पड़े पड़े खाना चाहते हैं। सोचिए अगर आपके पास इतना पैसा होता कि आप पड़े पड़े आराम से खर्च कर रहे होते, तो क्या आपको तैयारी करने की जरूरत होती? बिल्कुल नहीं होती। तो जो नोबेल गैस होती हैं, शून्य समूह के तत्वों की जो गैसें होती हैं, वो उनके बाहर वाली कक्षा में लुईस साहब ने कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपना अष्टक पूरा करते हैं और इसलिए वो क्रियाशील नहीं होते हैं। तो उनके जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को साझेदारी में लाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, ताकि जैसा नोबेल गैसेस का सिस्टम है वैसा ही सेम कॉन्फ़िगरेशन इसका हो पाए। तो एक सवाल ये बनेगा, और बन भी चुका है, आप देखेंगे तो किसी तत्व के किसी तत्व के स्थायी होने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सवाल बना हुआ है, आ चुका है पेपर में, याद रखना है कि कोई भी तत्व रिएक्टिव होगा या फिर नॉन रिएक्टिव होगा, इसको कौन डिफाइन करेगा? तो इसको डिफाइन करने वाला है उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबेल गैस के लाइक का है तो वो अक्रिय होंगे, और अगर दूसरे टाइप का है तो फिर वो सक्रिय होंगे। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार मैं देख लेता हूं, और तब तक आप लोग बताइए, यस कीजिए और चलते हैं फिर आगे। तो नोबेल गैस के लाइक का कॉन्फ़िगरेशन वो क्या करना चाहता है? अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। अब नोबेल गैस के अंदर स्पेशलिटी क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल का मतलब आप समझ रहे हैं, जो बाहर वाली कक्षा होती है, क्योंकि जब साझेदारी करनी, हाथ मिलाना है, एक बिजनेस में पार्टनरशिप में दो लोग हाथ मिलाते हैं तो स्किन ही संपर्क में आएगी ना, तो आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट स्किन ही हमारे संपर्क में आएगी, है ना, और तो कुछ आ नहीं जाएगा। तो इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन इन नोबेल गैसेस के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, और इसी कारण ये क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव होते हैं या फिर अनरिएक्टिव होते हैं। तो एवरी एटम के पास ये क्या होती है? टेंडेंसी होती है कि वो अचीव करे क्या? नोबेल गैस के लाइक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अचीव करे। नोबेल गैसेस कौन कौन सी हैं? तो शून्य समूह के तत्व में आपने देखा होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन और रेडन। 2, 10, 18, 36, 54 और फिर इसके बाद 86। तो ये हो गया आपके पास। इसमें बाहर वाले, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आप देखिए, ये अपना तो ड्यूट पूरा करता है, और ये क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6। ये क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6, है ना। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसकी आउटर मोस्ट सेल ये है, जो दूसरा है ना, तो ये आउटर मोस्ट सेल में 2 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। ये वाले आउटर मोस्ट सेल है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी नोबेल गैस आप देखेंगे उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए ये अनरिएक्टिव होती, मतलब क्रियाशील नहीं होती, और प्रत्येक एटम इनके जैसे बनने के चक्कर में वो अपने बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, ताकि वो रिएक्टिव ना रहे और क्रियाशील ना रहे। उस क्रियाशीलता को कम करने के लिए जो हाईली रिएक्टिव है उसको कम करना चाहता है, और वो 8 का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है। किसके जैसे? नोबेल गैसेस के जैसे वो कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। तो दे हैव फुल इलेक्ट्रॉन इन सेट। इनके पास क्या है? फुल इलेक्ट्रॉन है। सपोज ये हमारे पास एक हो गया हीलियम का नाभिक, है ना, ये, और ये इसके बाद पहली कोष हो गई, मतलब 1s, फिर इसके बाद ये दूसरी 2s, ठीक है ना। अच्छा, हीलियम में तो खैर एक ही होगी, तो एक ही बनाते हैं, ज्यादा करके क्या होता है। चलो, ये 1s है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास मान लो नियॉन का नाभिक है, ये पहली कोष पहली हो गई 1s, ये हो गई हमारे पास 2s। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस पे 1, 2,
3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी के बाहर वाली कक्षा में देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। और मतलब ये फुल इलेक्ट्रॉन, चूंकि कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8, तो फुल इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनकी जो बाह्यतम कोश है वो क्या है, फुल है। और जब बाह्यतम कोश फुल है, सेकेंड आउटर मोस्ट शेल फुल है, ये नियान की जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली कक्षा में, तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो सेम इसी कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए हमारे पास सारे एटम क्या हैं, वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वो सब क्या करते हैं, ये कहानी करते हैं। तो ये जो कहानी हुई, इसको सबसे पहले देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था क्या, लुईस। तो लुईस ने ये दिया था, जिसको आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। अभी हम इसको भी थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। तो ये हो गया। तो मतलब प्रत्येक एटम क्या चाहता है, अपने बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख पाए ताकि वो स्टेबल हो पाए। तो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को रखने की इच्छा ही क्या कहलाती है, अष्टक नियम। ठीक है ना। तो ये लुईस भाई साहब ने जो बताया था, लुईस डॉट संरचना, उन्होंने ये कही थी बात कि मैंने इसको कहाँ से लिया है, तो नोबल गैसेस से लिया है, मतलब ऑक्टेट रूल से लिया। अब जो ऑक्टेट रूल है वो कैसे बनता है इसकी बात देखते हैं। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। अब देखते हैं ऑक्टेट रूल। आते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्टेट रूल जो मिला वो कहाँ से आया, नोबेल गैसेस से। ये भी बात अब आपको आज से याद रहेगी, है ना। अब ये जो ऑक्टेट रूल है, मतलब अष्टक नियम है, ये आ गया हमारे पास कहाँ से, नोबेल गैसेस से। अब ये जो ऑक्टेट रूल आया, ये आया कहाँ से, ड्राइव्ड, मतलब उत्पन्न हुआ कहाँ से, नोबेल गैसेस। इसको हमने वहां से चुरा लिया क्योंकि वो इनरिएक्टिव थी। ठीक है, अब इसके बाद इनमें होता क्या है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ये ऑक्टेट रूल कहता है कि जिनके बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या होंगे, नॉन रिएक्टिव होंगे या फिर क्रियाशील नहीं होंगे। और सब कोई यही चाहता है। फिर इसके बाद अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको करने के लिए एटम क्या करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। ठीक है, ऑक्टेट कैन अचीव बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे, या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने में से कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, और या फिर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। ये तीनों तरीकों के द्वारा होती है कहानी। तो ट्रांसफर और एक्सेप्ट में हमारे पास कौन सा बॉन्ड आया, आयनिक बॉन्ड। लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन सा आ गया, कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसी को हमको पढ़ना है अच्छी तरीके से। ठीक है ना। तो ये हमारे पास बात हो गई इसकी ऑक्टेट रूल की। ठीक है, कि प्रत्येक एटम अपने बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है ताकि वो क्या हो पाए, स्टेबल हो पाए। और जब वो इलेक्ट्रॉन, जब वो परमाणु स्टेबल होगा तो उसको, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में या फिर एटम में, तो वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, या फिर ट्रांसफर करेगा, या फिर एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरीके से ये कहानी बनती है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, एक ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, नाम सुना है, हाँ बिल्कुल सुना है, बिना इसके तो चल ही नहीं सकते, है ना। तो ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। और इसके पास प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है, 8 है। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 प्रोटॉन हो गए। अब इसके बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जरा सा आप बताएंगे। तो 1s2 2s2 2p कितना, 4, है ना। तो 4 और 2 6 और 2 8। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में
कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट से, जैसे ये किसका? ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो गया, ये वाली हो गई हमारे पास पहली कोष, ये वाली हो गई हमारे पास दूसरी कोष, आउटर मोस्ट से। ठीक है, अब इस वाले पे कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन मान लो हमने ये बना लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने ये बना लिया। इस वाली पे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना। देखिए जो कक्षक होती है, कोष मतलब सेल जो होती हैं, वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ की फॉर्म में होती हैं, ये भी ध्यान दीजिए, है ना, या फिर KLMN भी आप बोलते हैं। और जो हमारे पास सब सेल होते हैं मतलब उपकोष, वो SPDF के फॉर्म में होते हैं या फिर ऑर्बिटल, है ना। तो ये SPD और F के फॉर्म में या फिर 2S 2P 3S 3P इस तरीके की फॉर्म में होते हैं। जो हमारे पास ये आउटर मोस्ट वाली कवरिंग होती है, 1S में एक ही कवरिंग होती है, लेकिन इसमें 2 कवरिंग होती है, जिसमें से एक को 2S बोलेंगे, फिर दूसरे को क्या बोल देंगे? 2P बोल देंगे। ऐसे जैसे आप किसी भी पेज के ऊपर कवर चढ़ा दें तो दोनों को पलटेंगे तो एक ही साथ होगा, तो ऐसा इसमें भी है कि ये वाला तो हमारे पास 1S ही है, ये वाला फर्स्ट कवरिंग जो है वो 2S है और ये बाहर वाली 2P हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी है हमारे पास। अब होता क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, या फिर ये शेयर करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, या तो कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, या फिर अब ये क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन है, कौन है? ऑक्सीजन। इसके बाहर वाली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4, है ना, और 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। बाहर वाला मतलब ये दूसरा वाला कोष लेना है तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर दूसरा ऑक्सीजन आ गया, इसके भी पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। चलो अब ऐसा ही बनाते हैं इसमें। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन उस वाले के पास, 6 इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास हो गए हमारे पास। अब होता क्या है कि ये अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसके साथ शेयर कर देता है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, और ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ भी रख लेता है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑक्सीजन के साथ देखें तो 2 2 4 2 6 और 2 8, फिर 2 2 4 2 6 और 2 8, इनके बीच में क्या बन जाती है? एक बॉन्डिंग बन जाती है। तो इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा Cl, कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली कोष में? 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। सेम इसी तरीके से दूसरा Cl आता है, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6, ये हो गया 7वां इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। इस तरीके से कुछ कहानी बना लिया इसने, ये उसका भी हो गया, इसका भी हो गया, मतलब अब अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो गए, उसके भी पूरे हो गए, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो शेयरिंग के द्वारा सिंगल बॉन्ड भी बनेगा, डबल बॉन्ड भी बनेगा। और अगर आप यहीं पर किसको ले आए? नाइट्रोजन को ले आए। किसको ले आए? नाइट्रोजन। कितना परमाणु क्रमांक है? 7 परमाणु क्रमांक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, मतलब बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। यहाँ पर बना लें। अब ये हमारे पास नाइट्रोजन है, बाहर वाले में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरा नाइट्रोजन हमारे पास आया और वो भी रोता धोता हुआ आया, उसने भी कहा मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करते हैं कि इसने इसके साथ, इसने इसके साथ और इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। तो या तो सिंगल बॉन्ड बनेगा या फिर डबल बॉन्ड बनेगा और या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाएगा। किसके द्वारा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा। बताइएगा यहाँ तक की बात बिल्कुल कंफर्म है या फिर नहीं है। तो ये हमारी किसकी बात हो गई? कोवैलेंट बॉन्ड में हमारे पास हो सकता है कौन कौन सा?
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये Cl मिलकर के क्या बना लिया Cl2, ये O और O मिलकर के क्या बना लिया O2, ये N और N मिलकर के क्या बना लिया N2। इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, बॉन्ड का। थोड़ा सा और ब्रीफ आइडिया लेते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, अपनी रिएक्टिविटी को, क्रियाशीलता को कम करने के लिए एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, और जिसके द्वारा कुछ बॉन्ड बनते हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं। ये बात आपने देख ली है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि एक्चुअल में जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन है मॉलिक्यूल्स वगैरह में, वो किस तरीके से हो रहा होता है, इसको देखते हैं। ठीक है, मिटा लिया जाए इसको। चलिए आइए। सुपरफिशियल आइडिया। और कल जब ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन होगा तो आपको जरूर बड़े ध्यान से नोट डाउन करना है चीजों को। जब तक आप चीजों को लिखेंगे नहीं तब तक आपको ये चीजें याद नहीं रहेंगी। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, चूंकि उसमें डेली आपको अपडेट मिल जाएगी कितने बजे क्लास अपलोड होगी और किस तरीके से आपको क्लास मिलने वाली है, नहीं चलेगी तो उसका भी रीजन आपको पता चल जाएगा। इसलिए आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये बात हो गई आपकी। और चैनल को देखने वाले लगभग 100% लोगों में से मात्र 16% लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल को। तो ये आप लोगों की महानता है कि 16% लोग इस चैनल को चला रहे हैं। मतलब कंटेंट अगर इतना बेहतरीन है, सारी चीजें आपको बिल्कुल परफेक्ट मिल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें कहने की जरूरत है। बाकी अब आप खुद ही समझदार हैं। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए, आपने देखा होगा H है ना, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 1s1 होगा। फिर इसके बाद अगर आप कभी देखें H+, तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और उसने इस भी इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो ये क्या हो गया 1s0। मतलब अब ये कोई बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। दूसरा नंबर अगर आप देखें H-, तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पहले से था और एक किसी से इसने लेकर के रखा है अपने पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इसके कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्या बन गया, हीलियम के जैसे इसका बिहेवियर हो गया। मतलब अब ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये डुप्लेट पूरा कर चुका। देखिए, हाइड्रोजन के बाद जो हीलियम है वो डुप्लेट पूरा करता है। बाकी सब में तो आपको 8-8 इलेक्ट्रॉन नोबेल गैसेज में देखने के लिए मिलेंगे। पिछले बैच में जब मैं टीजीटी में पढ़ा रहा था तो किसी ने कहा आपकी बात ये तो सही है कि सबके बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए वो रिएक्टिव नहीं है। लेकिन हीलियम के बारे में आपका क्या कहना है? तो हीलियम के बारे में ये कहना है कि वो अपना डुप्लेट पूरा करके रखता है। मतलब वो द्विपरमाणु 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये अपना डुप्लेट पूरा करके रखता है। तो ये कहानी होती है। तो इसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सबके पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये फिर से क्या हो गया, खुश हो गया जो बाहर वाला है, मतलब H-। तो ना तो H+ बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और H- भी बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसका डुप्लेट पूरा है। और वो आदमी अच्छी तरीके से क्या है, खुश है। तो ये वाला आदमी जो अच्छी तरीके से खुश है, ये भी नहीं बनाएगा क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो हीलियम के जैसा हो गया। और जब हीलियम के जैसा हो गया तब ये बॉन्ड बनाने से कोई मतलब ही नहीं है इसका, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है आपके पास, क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कुछ 3-4 चीजें आपने देखी होगी। H2O को देखा है आपने, बिल्कुल देखा है। OH- भी देखा है, हाइड्रोक्साइड आयन बिल्कुल देखा है, हाइड्रोनियम आयन भी देखा है, H3O+ भी होता है ना। और फिर इसके बाद आपने एक चीज और देखी होगी, दैट इज O2-। तो ये कहानी है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए, जब खाली ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p2, 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली कक्षा में, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना।
अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इनको थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं, H2O की बात, ठीक है ना। तो O के पास जो है, ऑक्सीजन के पास वो 6 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर, आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है ना। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन से इसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया भाई साहब। बॉन्ड किसके साथ बनाए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, कितने, 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिया तो क्या हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इस पर चार्ज क्या आया, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो इस पर कोई चार्ज नहीं आया। इसके बाद OH माइनस, अब देखिए मैंने कहा था कि OH माइनस लिखा जरूर है लेकिन ये O में, अब OH माइनस में ये जो माइनस है वो किसका होता है, O का होता है। ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि मैंने बताया H माइनस किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो मतलब O है। तो ऑक्सीजन के पास बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन। एक उसने ग्रहण कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्म कर लिया कितना, 1 हाइड्रोजन के साथ, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया कितना, 1 बॉन्ड। 1 बॉन्ड बना लिया तो ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। चार्ज कितना आया, -1 का, ठीक है। तो -1 का चार्ज आ गया किस पे, ऑक्सीजन पे। H3O+ को देखेंगे। अब फिर देखिए मैंने कहा था कि 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन। इसने 1+ हुआ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, त्याग दिया। जब भी प्लस आएगा तो मतलब त्याग किया। जब भी मैंने, भाई धनी आदमी ही दान करता है, तो इसने दान कर दिया। अब 6 में से 1 चले जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन थे और इसने बॉन्ड कितने बनाए, 3 बॉन्ड बनाए। 3 बॉन्ड बना लिए तो 5 और 3 मिलकर के 8 पूरा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इस पर चार्ज कितना आया, +1 का ऑक्सीजन पे, ठीक है ना। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया, +1 का, ठीक। अब इसके बाद O2 माइनस है। सोचिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए, 2 ही, मतलब कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट है। चार्ज कितना आया, -2 का। तो इस तरीके से क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। प्लस माइनस लेन देन करके साझेदारी के द्वारा वो क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। अब आपको कुछ में बताने हैं कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए NH4+, क्या दे दिया जाए, NH4+। फिर इसके बाद दूसरा नाइट्रोजन बना सकता है, NH3 आपको देखने के लिए मिलेगा। तीसरा नंबर NH2-। इनमें आपको बताना है कि नाइट्रोजन पे कौन कौन सा चार्ज है और कौन सा वाला नाइट्रोजन कितने, मतलब कितना चार्ज है और कितने बॉन्ड बना रहा है। चार्ज और बॉन्ड, बस 2 चीजें आपको बतानी है। चैट बॉक्स में छापिएगा। तो ये कहानी हुई कि किस तरीके से ऑक्टेट रूल को पूरा करके कोई भी एटम क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो ये अब आपकी बात हो गई। अब इसके बाद कल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, वो है क्या हमारे पास, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। इसके कुछ अपवाद हैं जो कि पेपर में पूछे ही जाते हैं, तो वो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक की क्लास एकदम एक बार बताइएगा पूरी तरीके से समझ में आई है या फिर नहीं आई है। मुझे नहीं लगता कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में किसी को कोई भी समस्या होने वाली है। बेहतर इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना नहीं भूलना है। और क्लास के बारे में आपकी क्या राय, कोई भी चीज़ लैंग्वेज में कोई बदलाव करना हो, थोड़ी और हिंदी या फिर थोड़ी और इंग्लिश को इम्प्रूव करना हो तो आप बता दीजिएगा। वैसे मैं ये चाहता हूं कि दोनों भाषाएं सुगमता पूर्वक चले, इसलिए अच्छी तरीके से चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहा हूं। तो ये चीज़ आपको एकदम कंफर्म होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे। हाँ, ये इसका जवाब आना नहीं भूलना चाहिए। तो ये बात हो गई आपकी। देखिए किसी ने मेरे से ये भी पूछा था कि जो NCERT है उसको कैसे पढ़े, तो मैं सेपरेट वीडियो 2 दिन के अंदर उसका अपलोड कर दूंगा कि आप साइंस की NCERT से कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। तो ये आपकी हो गई। कोई भी क्वेरी हो आप मेरे ईमेल पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां पर भी आप डायरेक्टली भेज सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्लास के बारे में अपना कमेंट देना नहीं भूलिएगा और मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग, सीखते रहिए।